गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग जान रहे हैं जैसा कि आज दशहरा है तो आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर हम लोगों ने नवरात्रि की वजह से मैंने सोचा कि बच्चे या मेरे दोस्त दशहरे का और नवरात्रि का एंजॉय करें, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो को नहीं भेजा। और आज से हमने फिर स्टार्ट किया है, तो आप लोग अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए और अपने परिवार को समय दीजिए और उनके संग स्पेंड करिए। बाकी पढ़ाई तो निरंतर होती ही रहेगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में हिस्ट्री और साइंस में बायोलॉजी लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री के 7 वीडियो यानी 7 वीडियो आप लोगों को दिए जा चुके हैं और बायोलॉजी में 5 वीडियो दिए जा चुके हैं। आज 6वां वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि साइंस में हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक। और इस बायोलॉजी में हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड यानी रुधिर यानी खून यानी रक्त, ठीक। ऐसे तो इस चैप्टर का नाम ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो अभी तो ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग कंबाइंड करके पढ़ लेंगे, तब जाके ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक। इसको हिंदी में रुधिर एंड परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों ये पता है कि हमने आप लोगों को ब्लड में क्या चीज़ें होती है बता दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बताया था, जिसमें आप लोगों का प्लाज्मा और सेल एंड कॉर्पोसेल्स आया था। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा पढ़ा हम लोगों ने। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल या कॉर्पोसेल्स पढ़ा, जिसमें RBC WBC प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोगों ने RBC WBC और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है। अब हम लोग एक एक चीज़ को उठाते हैं और उसके बारे में अलग से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे हैं अब RBC के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम RBC के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है। कॉर्पोसेल्स क्यों होता है ये चीज़ भी मैंने बता दी है, ठीक। बाकी इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इस ये मानव में कितने यूनिट पाया जाता है, क्या कैसे सारी चीज़ें हो गई थी। आइए हम लोग आज एक चीज़ देखते हैं। हमारे RBC में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे RBC में पाया जाता है। और हीमो इज अ रूट वर्ड ऑफ, हीमो इज अ रूट वर्ड और ग्लोबिन इज अ रूट वर्ड, ठीक। तो जो हीमो होता है, हीमो इज अ रूट वर्ड ऑफ आयरन, ठीक। ये किसका रूट वर्ड है? आयरन का। यानी कहीं हीमोग्लोबिन इज अ रूट वर्ड ऑफ आयरन, ठीक। और ग्लोबिन इज अ रूट वर्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक। यानी कहने का सेंस ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों कि आज के बाद आप कहीं भी हीमो वर्ड लगा देखेंगे तो इसका मतलब आपको पता रहेगा कि वो आयरन से रिलेटेड है। और कहीं भी आप ग्लोबिन वर्ड लगा हुआ देखेंगे तो इसका आप रिलेशन समझेंगे प्रोटीन से, ठीक। तो हीमोग्लोबिन का सेंस निकल के ये आया कि ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बनता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक। तो इसको यहाँ तक आप लोग करिए। हो गया होगा, आई होप सो। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। व्हाट इज द सेंट्रल मेटल
ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु कौन सी होती है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हीमो इज अ रूट वर्ड ऑफ आयरन, और आयरन इज अ मेटल, आयरन एक धातु है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन की केंद्र धातु क्या होती है, और हीमोग्लोबिन में एक ही तो मेटल पाया जा रहा है, आयरन, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आप लोगों का आयरन ना। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री जब आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सबका एक नेम होता है जिसको हम लोग देते हैं, जैसे कि आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। कर लिए होंगे। चलिए, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार करके यहाँ बना रहा हूँ कि स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन, स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी नहीं, यहाँ हीमोग्लोबिन मतलब कि यहाँ ब्लड लिखिए, तब तो हीमेटोलॉजी आएगा। ठीक, ब्लड ना, यानी स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड भी पूरा लिख सकते हैं क्वेश्चन में, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। रक्त के अध्ययन को हम लोग किस नेम से या किस फेम से या किस से जानते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमोटोलॉजी। आप लोगों को पता होगा, बहुत किसी ज़माने में मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉजी इज अ रूट वर्ड ऑफ अध्ययन ना। तो लॉजी जो होता है वो क्या होता है? वो हम लोगों का अध्ययन से रिलेटेड होता है, और हीमेटो भाई ब्लड से रिलेटेड है, यानी रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जितनी बार पूछा होगा कि क्या नाम होगा, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि रक्त के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड को क्या नाम दिया जाता है? हीमेटोलॉजी बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और वर्ड के बारे में बताता हूँ, डस्टर। रेडी? ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो चलिए यही पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से अलग से, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। कितना भी स्टार बनाओगे दोस्तों कम है। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमोसाइटोमीटर? ह्यूमोसाइटोमीटर क्या है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ह्यूमो शब्द लगा हुआ है। ह्यूमो इज वर्ड ऑफ क्या होता है? आयरन, और आयरन है, और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ह्यूमोसाइटोमीटर। तो ह्यूमो शब्द रूट वर्ड आयरन का है, लेकिन किसके कब यूज हुआ? ब्लड के लिए अध्ययन में यूज हुआ। तो भाई ये तो हो गया। साइटो का मतलब सेल होता है, मैंने बताया था, सेल होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्लड, यहाँ पे लीजिए सेल, और यहाँ मीटर मतलब मापन यंत्र, यानी हीमोसाइटोमीटर एक प्रकार का ब्लड को मापने का सिलेनिक कोशिका होती है, एक ऐसी कोशिका जो का मापन करती है। ऐसी कोशिका जो ब्लड को
मेजर यानी का ब्लड का मापन करती है, इसमें साइटो है सर, साइटो सेम। इसको आप लोग कर लीजिए यहाँ तक। इसको आप लोग कर चुके होंगे। चलिए चीज में और आप लोगों से पूछ रहा हूँ, स्टार बनाए हम लोग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, टेंशन बाद या फंक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसमें यहाँ स्टार जितना बनाओ कम ही है। जैसे एक स्वस्थ मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मानव हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो आंसर आएगा मेरे मित्रों, इसका आंसर होता है 12 से 16 यूनिट पर ब्लड। यानी ब्लड का जो मैंने बताया था एक बूंद होता है ना, आरबीसी का जो एक बूंद है, उस एक बूंद में 12 से 16% होता है पर ये ना। तो अब ये हो गया, या इसको एक सेंस में ले सकते हैं कि एक यूनिट ब्लड में 12 से 16% हीमोग्लोबिन होता है, ये भी देख सकते हैं। अच्छा, फीमेल में और मेल में अलग अलग मान लीजिए पूछ लिया। जो फीमेल होती है उनके में 12 से 15% पर यूनिट होता है, और मेल में 13 से 16% पर यूनिट होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का हो चुका होगा। चलिए इसको यूज करते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, हेडिंग बनाइए, फंक्शन ऑफ आरबीसी फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो यानी हमारे आरबीसी का क्या कार्य होता है, या किसी को मैं बोल सकता हूँ, या अभी मैं आरबीसी के फंक्शन को बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताइए, लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, इसको लिखिए आप। चलिए, पहला इसका जो कार्य होता है, पहला कार्य तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करना और शरीर में ऊर्जा बनाए रखना। क्या होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचरित करना और ऊर्जा को बनाए रखना। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक तरीके से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हमारा हीमोग्लोबिन करता है। जैसे एक फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जिसे मान लेता हूँ कि मेरा लंग्स है फेफड़ा, यहाँ आया एयर और एयर में ही था मेरा क्या O2, और इसी O2 को मेरे हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने
पूरे के पूरे शरीर में क्या किया है, इसको संचलित कर दिया है। ठीक, इस फिगर को आप बनाइए, हो गया। तो जो ये हीमोग्लोबिन है, ये पूरे पूरे ऑक्सीजन को हमारे शरीर फैला रहा है। किसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस यानी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, और स्टार्ट मतलब तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचित करता है। तो अब देखिए, अब जैसे मेरा लंग्स है, लंग्स में एयर के संग O2 है, O2 मेरे हीमोग्लोबिन से मिला और हीमोग्लोबिन के संग मिलकर ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा। तो ये जो प्रोसेस प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी इज द रूट वर्ड ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन है। अच्छा, इसी साथ साथ मैंने यहाँ लिखा है कि ऊर्जा को बनाए रखना। तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में फूड जो होता है, फूड के साथ जब O2 यानी ऑक्सीजन मिलता है तो इस फूड यानी भोजन का दहन होता है, और दहन होने से क्या बनती है? ऊर्जा यानी एनर्जी। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिए, यानी ऑक्सीजन हमारे फूड को दहन करता है, बर्निंग करता है, तो एनर्जी बनती है। तो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही हमारे शरीर की हर एक बॉडी बन गया होगा। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन मैंने लिखा कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचित करना और ऊर्जा को बनाए रखना। अगर मान लीजिए ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर ये या इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है, एनर्जी वो भी कम होगी। यानी कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं कि हीमोग्लोबिन और एनर्जी यानी ऊर्जा में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। ठीक, तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होने से ही हमको क्या लगता है? वीकनेस लगता है। वीकनेस यानी कमजोरी होती है। ठीक, ये हो गया। ओके दोस्तों, चलिए ये आप लोग कर चुके होंगे। तो अब मैं अगला इसका फंक्शन बताता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। दोस्तों तो आपका ये हो गया। चलिए पहला फंक्शन हो गया हमारे हीमोग्लोबिन का, दूसरा फंक्शन देखते हैं ना। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, बायो में और प्लस हिस्ट्री में आप लोगों को इतना कंटेंट दे दिया जाएगा ना कि आप लोग इसको ढंग से अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको किसी अदर नोट्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस सेट मार के से उठाइएगा और प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा नहीं सर ने जो पढ़ाया है वो सारी चीजें इसमें हैं। ठीक, तो इसका देखिए एक मैं चीज फंक्शन अगला जो है, इसको मैं क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप लोगों के सामने देखते हैं आप लोग इसका क्या आंसर देखते हैं कि एक यूनिट यानी एक इकाई हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? भाई ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने उठाया हमारे लंग्स फेफड़े से और शरीर के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाया। ठीक, तो भाई तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, तो एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने हुए? तो क्वेश्चन ये हुआ कि एक इकाई हीमोग्लोबिन में कितने अणु ऑक्सीजन के होंगे? ठीक, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, जैसे मान लेता हूं कि भाई मेरे हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वही तो मेटल है, वही एक धातु है, तो एक आयरन हो गया, इससे O2 टक O2 टक O2 और टक O2 ये हो गए। यानी एक हीमोग्लोबिन या से कितने आपके मॉलिक्यूल्स यानी अणु ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं, तो आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे मोक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हैं?
कितने अणु हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी 4 मॉलिक्यूल हैं, यानी कितने हैं अणु, 4 अणु हैं, ठीक। लेकिन एटम कितने बता दो तो दोस्तों, एटम मतलब परमाणु होता है, कितने अणु हैं, परमाणु हैं, इसका आंसर दीजिए, तो दीजिए इसका आंसर तो आप लोग, कितने परमाणु हैं, बताइए कितने। तो अब देखिए जो एटम में परमाणु है ये होते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन जिसमें तो H2O हम लोग बोलते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कितने एटम हैं, तो एटम 8 होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक कई बार पूछा हुआ है कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4 होते हैं, कितने एटम होते हैं, तो 8 होते हैं। ये हो गया। चलिए दोस्तों इसको करिए, इसको यहाँ तक करिए दोस्तों, हो गया दोस्तों। तो अब इसके बाद अगला देखते हैं, इसको भी हम इरीज करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने फिर फेंक रहा हूँ और उसको आप लोग करिएगा, ठीक ना, करिएगा मतलब समझिएगा यार, ये नहीं कि मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक। आपका अपना सर हूँ मैं, शिव सर, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों से जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक। ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमने आप लोगों के सामने फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के तहत एक और क्वेश्चन फेंक रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की अधिकतर सक्रियता यानी मैक्सिमम रिएक्शन ये किसके साथ करता है, यानी हीमोग्लोबिन की अधिकतर सक्रियता किसके साथ होती है, ठीक। और आप लोगों के सामने मैं 4 ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हो गया आप लोगों के सामने ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन आप लोगों के बीच में हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताइए कि हीमोग्लोबिन की अधिकतर सक्रियता किसके साथ होती है, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए किसके साथ होती है, बताइए। तो आई होप आप लोगों ने बताया ही होगा। तो सबसे अधिक सक्रियता उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ओ सर ये क्या बता दिए आप तो बताए कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ही है, लेकिन एक चीज़ जानी, जब आप लोग पढ़ेंगे क्या एनवायरनमेंट पर्यावरण, तो उसमें एक जब गैसों का अध्ययन होता है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये एक प्रकार की दम घोटू गैस होती है, दम घोटू गैस इसको बोलते हैं। रीज़न क्या है देखिए, जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो, ऑक्सीजन का लेवल कम हो, कैसे कम होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बंद कमरे में या अपने रूम में या अपने स्टडी रूम में या कहीं भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ कमरा लॉक है, ठीक, आपके विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ, उससे हवाएं आ रही हैं। लेकिन अब मान लेते हैं, देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये जो बर्निंग ऑफ मटेरियल होता है, यानी जो जलते हुए पदार्थ होते हैं, लेकिन पूर्णतः जलते हुए पदार्थ नहीं, जो अध जला पदार्थ हो, जो क्या हो, अध जला पदार्थ हो, अध जला पदार्थ। अगर पदार्थ पूरा जल जाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, लेकिन अध जला पदार्थ से प्लास्टिक हो गया, ठीक, अध जला है, ठीक। उसी से मान लीजिए हम लोगों ने गाँवों में देखते होंगे लोग कि जो डिबरी होती है उसमें लोग जलाते हैं, से लाइट जाने के बाद, तो वो भी कहाँ पूर्णतः जलता है, वो भी अध जला, यानी जो भी चीज़ें अध जली होती हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस इसलिए कहते हैं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना तेज रिएक्शन की क्षमता होती है। 300 गुना तेज ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है,
सक्रियता बनाता है। तो जब इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन भी है, तो उस समय ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब हम लोग जब हवाएं लेते हैं अपने नोज से लंग्स में डालते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब सबसे तेज अगर कोई सक्रियता दिखाता है इन गैसों में तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसकी वजह से लोगों का दम घुटता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका एक नाम पड़ा हुआ है दम घोटू गैस। ठीक ना, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट, इसको आप लोग करिए। ठीक, ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए अब इसके बाद अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ना होता, तब अधिकतर सक्रियता किसके साथ करता, तो इसका मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़्यादा तेज किसके संग रिएक्शन या क्रियाशीलता करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो देखिए सबसे अधिकतर सक्रियता किसके संग, तो सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन है ये मैक्सिमम रिएक्शन यानी अधिकतर सक्रियता कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से करता है, फिर थर्ड नंबर पे वो हमारे ऑक्सीजन के साथ करता है, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करता है। ये इसका एक सिनेरियो है, और इसको आप लोग एकदम क्या करिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निरंतर आप लोगों का वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसमें और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे पहाड़ी स्थानों पे जाने पे नाक से ब्लड क्यों निकलता है, तो आरबीसी का उसमें कोई ना कोई रोल होता होगा, और आरबीसी का रोल है तो सब बात है कि हीमोग्लोबिन का रोल होगा। तो ये सब चीज़ें बताएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही दोस्तों। यहाँ तक आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अगला वीडियो जैसे ही जाएगा तो उसके आगे नोट डाउन करिएगा दोस्तों। ठीक ना, धन्यवाद दोस्तों।